एक जवान, खूबसूरत लेकिन बिल्कुल बेसहारा औरत रात के सन्नाटे में अकेली पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके पास न पैसा था, न सहारा, सिर्फ एक शिकायत और एक टूटा हुआ दिल। जब एसपी अभिषेक ने उसे पहली बार देखा तो वो पल भर के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर थकान और गोद में एक भूखी बच्ची। उस पल से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अभिषेक ने सख्त लेकिन ठंडी आवाज में कहा, अगर अपनी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई चाहती हो तो जो मैं कहूं तुम्हें वही करना होगा। औरत ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने तुरंत हामी भर दी। वो हर बात मानने को तैयार थी, हर शर्त, हर हद। लेकिन सवाल यही था, आखिर उस औरत में ऐसा क्या था? क्या जादू था उसमें कि एक एसपी न सिर्फ उसकी मदद करने लगा, बल्कि उसे झुग्गी बस्ती से निकालकर अपने बंगले में ले आया, महंगी गाड़ियां दी, क्रेडिट कार्ड थमा दिया और आखिरकार उससे शादी तक कर ली। आज की इस चौंकाने वाली कहानी में जानिए वह राज जिसने एक भिखारन को एक अफसर की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बना दिया। मधुपुर की तंग और अंधेरी गलियों में, जहां दिन का शोर और रात की खामोशी टकराती थी, एक औरत तेज कदमों से चल रही थी। उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी। उस औरत का नाम था प्रीति। उसकी साड़ी जगहजगह से फटी हुई थी, चेहरा थकान से बुझा हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद उम्मीद की या शायद बदले की। उसकी बेटी आंचल कई दिनों से भूखी थी। प्रीति आज एक ऐसे रास्ते पर निकल आई थी जहां बड़े लोग आते जाते थे। उसने सुना था कि शायद यहां कोई उसकी फरियाद सुन ले। तभी सड़क किनारे एक काली जीप आकर रुकी। प्रीति ने हिम्मत जुटाई, आंचल को और कसकर सीने से लगाया और कांपते हाथों से जीप की खिड़की खटखटाई। जीप में बैठा आदमी सादा कपड़ों में था, चेहरे पर गहरी गंभीरता और आंखों में थकान। प्रीति ने उसे कोई आम आदमी समझ लिया। कांपती आवाज में दर्द और बेबसी के साथ उसने कहा, साहब, मेरी बच्ची कई दिनों से भूखी है। आप मुझसे जो चाहे ले लीजिए, बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो था मधुपुर का नया एसपी अभिषेक राजपूत। वो पल भर को चौंक गया। अभी रात पूरी तरह गिरी भी नहीं थी और एक मां अपने जिस्म का सौदा करने को तैयार खड़ी थी, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। अभिषेक ने ध्यान से प्रीति की आंखों में देखा। वहां दर्द भी था और मां की लाचारी भी। नरम लहजे में उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंचल को और कसकर पकड़ लिया। साहब, आप मुझे छुएंगे तो नहीं? कोई गलत काम तो नहीं कराएंगे? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अभिषेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्रीति एक पल रुकी। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। बच्ची की भूख और अपनी मजबूरी उसे जीप में बैठने पर मजबूर कर रही थी। वो धीरे से जीप में बैठ गई। जीप मधुपुर की भीड़ से निकलकर एक सादे से बंगले के सामने रुकी। बाहर से बंगला मामूली था, लेकिन साफ और सलीके वाला। अभिषेक ने दरवाजा खोला और अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी, न कोई नौकर, न कोई परिवार। अभिषेक ने बताया, मैं अकेला रहता हूं। मेरी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था। कोई बच्चा भी नहीं है। प्रीति का दिल और घबरा गया। वो सोचने लगी, क्या ये आदमी सच में उसकी मदद करना चाहता है? अभिषेक ने उसे बैठने को कहा और खुद रसोई में चला गया। कुछ देर बाद वो पानी का गिलास लेकर लौटा और उसकी ओर बढ़ाया। प्रीति घबराकर पीछे हट गई। नहीं साहब, मैं पानी नहीं पीऊंगी। अभिषेक उसकी डर को समझ गया। बिना कुछ कहे उसने वही गिलास खुद पी लिया और कहा, देखो, इसमें कुछ नहीं है। प्रीति का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन सतर्कता अब भी बनी हुई थी। अभिषेक बोला, पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे।
प्रीति ने झिझकते हुए कहा, नहीं साहब, मुझे खाना नहीं चाहिए, बस पैसे दे दीजिए। इस बार अभिषेक के स्वर में हल्की सख्ती आ गई। अगर पैसे चाहिए तो पहले खाना खाओ। मैं कोई घटिया इंसान नहीं हूं। प्रीति ने आंचल की तरफ देखा, जो भूख से रो रही थी। वो चुपचाप मान गई। अभिषेक ने अपने हाथों से खाना परोसा, रोटियां, दाल, सब्जी और आंचल के लिए दूध। प्रीति ने आंचल को गोद में बैठाकर दूध पिलाया और खुद भी थोड़ा सा खाना खाने लगी। अभिषेक भी उनके साथ बैठ गया। ये सब प्रीति के लिए किसी सपने जैसा था। खाने के बाद अभिषेक ने शांत स्वर में पूछा, प्रीति, तुम इस हालात तक कैसे पहुंची? क्या मजबूरी थी? प्रीति की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साहब, मेरे पति ट्रक ड्राइवर थे। 2 साल पहले सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। थोड़ी सी जमीन और पैसे थे, लेकिन जेठ और देवर ने सब हड़प लिया। धमकाकर मुझसे कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। वो रुक गई, फिर बोली, मैंने बहुत कोशिश की, काम ढूंढा, मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मेरी बेटी भूख से तड़प रही थी। इसी मजबूरी ने मुझे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। एक जवान, खूबसूरत लेकिन बेहद मजबूर औरत अपनी नन्ही बच्ची को गोद में लिए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में एक अजीब सी मजबूती। उसका नाम प्रीति था। जब उसने अपनी शिकायत लेकर एसपी अभिषेक राजपूत से मुलाकात की, तो एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। अभिषेक की नजरें उस पर टिक गई। वो समझ गया कि ये कोई आम औरत नहीं, बल्कि हालात की मारी हुई एक बेबस मां है। प्रीति ने कांपती आवाज में अपनी फरियाद रखी। उसने कहा कि अगर उसकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है, तो वो हर शर्त मानने को तैयार है। ये सुनकर अभिषेक गंभीर हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा, अगर मदद चाहिए तो सबसे पहले ये गलत रास्ता छोड़ना होगा। प्रीति ने बिना सोचे हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। भूख, बेबसी और एक अनजान भरोसा मधुपुर की तंग गलियों में प्रीति अपनी बेटी आंचल को सीने से लगाए भटक रही थी। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। जो थोड़ी बहुत जमीन और पैसे थे, वो भी जेठ और देवर ने जबरदस्ती हड़प लिए। भूख ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां इंसान अपनी इज्जत तक दांव पर लगाने को मजबूर हो जाता है। उसी रात सड़क किनारे एक पुलिस जीप रुकी। अंदर सादा कपड़ों में बैठा शख्स कोई और नहीं, बल्कि मधुपुर का नया एसपी अभिषेक राजपूत था। प्रीति ने टूटे स्वर में कहा, साहब, मेरी बच्ची कई दिनों से भूखी है। आप जो चाहे ले लीजिए, बस कुछ पैसे दे दीजिए। अभिषेक सन्न रह गया। उसने उसकी आंखों में देखा। वहां शर्म नहीं, सिर्फ मजबूरी थी। इंसानियत की पहली जीत। अभिषेक उसे अपने घर ले गया, लेकिन किसी गलत नियत से नहीं। उसने पहले पानी दिया, खुद पीकर भरोसा दिलाया, फिर खाना परोसा। प्रीति को पहली बार लगा कि कोई उसे इंसान समझकर देख रहा है। खाने के बाद उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। पति की मौत, धोखा, जमीन की लूट और बेटी की भूख। अभिषेक की आंखें भर आई। उसने कहा, प्रीति, अब तुम ये सब छोड़ दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हर महीने तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम्हारा हक भी तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। हक की लड़ाई और खुली धमकी। अगले दिन अभिषेक खुद प्रीति को लेकर उसके ससुराल पहुंचा। वहां जेठ हरीश और देवर कुशन ने खुलेआम कानून को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उनके पीछे बड़े नेता वीरेंद्र सिंह राव का हाथ है और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रीति टूट गई, लेकिन अभिषेक ने भरोसा दिलाया, डरो मत, इंसाफ जरूर मिलेगा। नई शुरुआत और नया खतरा। अभिषेक ने प्रीति और आंचल के लिए रहने का इंतजाम किया। पड़ोस की सावित्री देवी ने उसे काम दिलवाया। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन एक रात नकाबपोश लोगों ने प्रीति को रास्ते में रोक लिया। धमकी दी गई
अगर एसपी के पास गई तो तू और तेरी बच्ची जिंदा नहीं बचोगी। उस रात प्रीति सो नहीं पाई। डर और भरोसे के बीच उसकी सांसें अटकी रही। सच का सामना और बड़ा फैसला, आखिरकार उसने अभिषेक को सब बता दिया। अभिषेक शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, अब बहुत हो गया। जो लोग औरत और बच्चे को धमकाते हैं, उन्हें कानून का असली चेहरा दिखाना जरूरी है। इंस्पेक्टर संजय की मदद से खुलासा हुआ कि हरीश, कुशन और वीरेंद्र सिंह राव मिलकर अवैध शराब का धंधा चला रहे थे। अभिषेक ने फैसला कर लिया, अब सिर्फ प्रीति का हक नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सफाई होगी। सख्ती और आंखों में चिंगारियां। सामने हरीश और कुशन भी मौजूद थे। राव ने गुस्से से सिगार जमीन पर फेंका और कर्त लहजे में बोला, ये अभिषेक खुद को क्या समझता है? उसे लगता है वो मेरे धंधे को बर्बाद कर देगा। मैं उसका तबादला ऐसे इलाके में करवा दूंगा जहां से वो वापस ना आ सके, और अगर तब भी ना माना तो उसकी जिंदगी ही खत्म कर दूंगा। हरीश ने झुककर कहा, साहब, हमने प्रीति को डरा तो दिया है, लेकिन वो फिर भी उस अभिषेक के पास जा पहुंची। अगर ज्यादा उड़ान भरी तो हमें उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। राम ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ आंखें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, अगर प्रीति को कुछ हुआ तो अभिषेक और ज्यादा हमारी दम पर आ जाएगा। पहले हमें अभिषेक को ही कमजोर करना है। वो लम्हा भर रुका, फिर सिगरेट की राख झाड़ते हुए बोला, मैं अपने पुराने दोस्त डीएसपी प्रकाश साहनी से बात करूंगा। वो अभिषेक का ट्रांसफर किसी दूर दराज इलाके में करवा देगा। तब तक तुम दोनों अपने धंधे पर ध्यान रखो और प्रीति पर नजर। उधर अभिषेक ने भी एक चाल चली। उसने फौरन अपने पुराने दोस्त वकील अनुपम शर्मा को फोन किया। अनुपम एक तेजहन और बेहद ईमानदार वकील था, जिसे अदालत में जीत का हुनर आता था। अभिषेक ने सारी बात सुनाते हुए कहा, अनुपम, मुझे प्रीति के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन मसला यह है कि इसके पीछे वीरेंद्र सिंह राव जैसे ताकतवर लोग हैं। मुझे तेरी मदद चाहिए। अनुपम ने हंसते हुए कहा, यार अभिषेक, जब भी तू किसी मगरमच्छा से भिड़ता है तो फौरन मुझे याद करता है। खैर, केस की फाइल मैं तैयार करूंगा, बस तू सारे सबूत मुझे दे देना। अभिषेक ने संजय और दूसरे जराये से इकट्ठा किए गए सारे सबूत अनुपम को भेज दिए। लेकिन अभिषेक की चालें यही नहीं रुकी। उसने फौरन एक निडर पत्रकार सुनील वर्मा को कॉल किया। सुनील, मुझे चाहिए कि तू हरीश, कुशन और राव के गैर कानूनी धंधों की खबर अखबार में छाप दे, मगर एक शर्त है, मेरा नाम कहीं ना आए। सुनील ने कहखा लगाया, तू हमेशा मुझे आग में फेंकता है अभिषेक, लेकिन ठीक है, सबूत दे। मैं कल के अखबार में ऐसा धमाका करूंगा कि शहर गूंज उठेगा। अगले दिन शहर के सबसे बड़े अखबार के पहले सफे पर बड़ी सुर्खी थी, शराब माफिया और जमीन का काला कारोबार, चंद्रपुर के दबंगों का वीरेंद्र सिंह राव से गठजोड़। खबर में ना सिर्फ हरीश और कुशन के सारे गैरकानूनी कारोबार की तफसील थी, बल्कि राव के नाम का भी साफ खुलासा था। इस खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। फोन पर फोन बजने लगे। राव के हामी और बदमाश सब घबराकर पूछने लगे, अब क्या करना है साहब? राव ने गुस्से से मनोज को बुलाया और दहाड़ा, ये खबर किसने छपवाई? मुझे इस अभिषेक का सर चाहिए। लेकिन उधर उसी रात जब प्रीति अपनी दुकान से वापस आ रही थी, दो नकाबपोश एक बार फिर उसके रास्ते में आ खड़े हुए। इस बार उनकी आवाज ज्यादा दरुष्ट और इरादे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। उनमें से एक ने कड़कती आवाज में कहा, प्रीति, तूने बहुत बड़ी गलती की है। कागजात एएसपी के हवाले कर दिए ना। अब तू भी नहीं बचेगी और तेरी बेटी भी नहीं। प्रीति का दिल खौफ से दहल गया। उसने आंचल को सीने से लगाया और लरजती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो खुदा का वास्ता। लेकिन उससे पहले कि नकाबपोश कुछ और बोलते, पास की गली से एक जोरदार आवाज गूंजी, रोक जाओ। ये इंस्पेक्टर संजय था। अभिषेक ने उससे कहा था
कि वो खुफिया तौर पर प्रीति की हिफाजत करें। संजय ने फौरन अपनी पिस्तल निकाली और उन नकाबशों की तरफ तान दी। दोनों भागने लगे, मगर संजय ने फौर्ती से एक को दबोच लिया। उसने प्रीति को तसल्ली दी, घबराओ मत, मैं तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दूंगा। रास्ते में संजय ने नकाबपोश से तफ्तीश शुरू की और जल्द ही पता चल गया कि उसे हरीश ने ही प्रीति को डराने के लिए भेजा था। ये खबर अभिषेक के लिए एक और हथियार बन गई, लेकिन वो जानता था कि अब असल जंग कोर्ट में लड़ी जानी है। प्रीति की प्रॉपर्टी का मामला कानूनी दायरे में लाना जरूरी था और उसके लिए ठोस सबूत की जरूरत थी। इसीलिए अभिषेक ने अनुपम को फौरन बुलाया और प्रीति के पास से मिले तमाम असल कागजात उसे सौंप दी। अनुपम ने दस्तावेजात को ध्यान से पढ़ा और फिर कहा, अभिषेक, ये कागजात बहुत मजबूत सबूत है। इनमें प्रीति के शौहर के नाम की जमीनों का तफसीली रिकॉर्ड है, लेकिन हरीश और कुशन ने जाली वसीयत बनाकर ये जमीनें अपने नाम करा ली है। हमें कोर्ट में ये साबित करना होगा कि ये सब जबरदस्ती धोखा और दबाव के तहत हुआ है। अभिषेक ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, अनुपम, ये आसान नहीं होगा। हरीश और कुशन के पीछे राव खड़ा है और वो कोर्ट में बड़े बड़े वकील आएंगे। हमें कोई कसर नहीं छोड़नी होगी। छोड़नी? अनुपम ने हंसते हुए कहा, अभिषेक, तुम सबूत इकट्ठा करो, बाकी कोर्ट में सब कुछ मैं संभालूंगा। अगले दिन मधुपुर की झीला कोर्ट का माहौल खासा संगीन था। जज साहब देवेंद्र कुमार अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। वो अपने बेलाग फैसलों के लिए जाने जाते थे। कमराए अदालत में एक तरफ प्रीति अभिषेक और वकील अनुपम शर्मा खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ हरीश और कुशन अपने वकील श्रीकांत जोशी के साथ मौजूद थे। श्रीकांत जोशी वीरेंद्र सिंह राव का करीबी वकील था, एक ऐसा आदमी जो कानून की हर शक को अपने फायदे के लिए मोड़ने का माहिर समझा जाता था। समाज शुरू हुई। अनुपम ने बौखार लहजे में अपना मौखिफ पेश किया। माननीय जज साहब, मेरी मुवकिला प्रीति अपने मरहूम शौहर की जायदाद की वाहिद हकदार है। शौहर की मौत के बाद उसके जेठ और देवर ने उसे धोखे से अंगूठा लगवाकर सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। हमारे पास वो असली दस्तावेजात हैं जो साबित करते हैं कि जमीन प्रीति के शौहर के नाम पर थी, ना कि हरीश या कुशन के। जज साहब ने कागजात बगौर देखे, फिर श्रीकांत जोशी की तरफ रुख करते हुए कहा, आपके मुवकिल इस बारे में क्या कहते हैं? श्रीकांत ने एतमाद भरे लहजे में जवाब दिया, माननीय जज साहब, मेरी मुवकिला ने अपनी मर्जी से इन कागजात पर अंगूठा लगाया था। हमारे पास भी दस्तखतशुदा दस्तावेजात मौजूद है। अनुपम ने फौरन पलटकर कहा, जज साहब, प्रीति एक अनपढ़ औरत है, उसे इन कागजात की नौयत तक मालूम नहीं थी। मेरे पास गवाह है जो गवाही देंगे कि प्रीति को जबरदस्ती धमकाया और बहकाया गया। श्रीकांत जोशी ने एतराज दागा, जज साहब, मेरे मुवकिलों के कारोबार या माझी का इस केस से कोई लेना देना नहीं। ये कोर्ट को भटकाने की कोशिश है। जज साहब देवेंद्र कुमार ने दोनों तरफ के दलीलें सुनने के बाद गहरी आवाज में कहा, यह कोर्ट सिर्फ सबूत और सच्चाई के आधार पर फैसला करेगी। प्रीति, तुम खुद अपनी बात कोर्ट के सामने रखो। प्रीति का गला खुश हो रहा था। वो घबराहट से अभिषेक की तरफ देखने लगी, जिन्होंने मुस्कुराती हौसला भरी नजरों से उसे इशारा दिया। प्रीति ने हिम्मत जमा की और कप्पाती आवाज में कहा, माननीय जज साहब, मेरे शौहर की मौत के बाद मेरे जेठ और देवर ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैंने कागजात पर अंगूठा न लगाया तो वो मेरी बेटी को जान से मार देंगे। मैं एक अनपढ़ औरत हूं, मुझे नहीं मालूम था इन कागजात में क्या लिखा है। प्रीति की सच्चाई से कोर्ट रूम में कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। जज साहब ने संगीन निगाहों से हरीश और कुशन को देखा। दोनों अपनी कुर्सी पर बेचैन होने लगे। देवेंद्र कुमार ने कहा, यह मामला निहायत संगीन है, मैं इसकी गहराई से जांच करना चाहता हूं। अगली समाअत में दोनों फरीकरण अपने गवाह और मजीद सबूत पेश करें। तब तक प्रीति और उसकी बेटी को मुकम्मल सरकारी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
अदालत से बाहर निकलने पर अभिषेक ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई प्रीति, बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। अब तुम फिक्र मत करो, मैं और अनुपम बाकी सब संभाल लेंगे। प्रीति ने आंखों में शुक्रगुजारी लिए कहा, साहब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोर्ट में अपनी बात कह पाऊंगी। ये सब आपकी बदौलत हुआ। अभिषेक ने मुस्कुरा कर कहा, यह तुम्हारी हिम्मत की जीत है प्रीति। अब बस अपनी आंचल और बेटी का ख्याल रखो। लेकिन अभिषेक के दिल में एक अनजाना अंदेशा जम लेने लगा था। उन्हें शक था कि वीरेंद्र सिंह राव और उसके आदमी अब कोई खतरनाक कदम उठा सकते हैं। उसी लम्हे उन्होंने संजय को फोन किया और प्रीति की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दी। साथ ही इंस्पेक्टर सुनील वर्मा से भी राब्ता किया ताकि अगला कदम सोच समझकर उठाया जा सके। अभिषेक ने सुनील वर्मा से फोन पर कहा, तुम्हारी खबर ने राव को बैकफुट पर ला दिया है सुनील, लेकिन अब हमें और सबूत दरकार है। अगर तुम उसके शराब के कारोबार की कोई ठोस जानकारी निकाल सको तो हम उन्हें जड़ से उखाड़ सकते हैं। सुनील ने जवाब दिया, अभिषेक मैं अपने जरा से मुसलसल राब्ते में हूं, जल्द ही तुम्हें कुछ बड़ा मिलेगा। लेकिन अब अभिषेक के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। प्रीति के लिए उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इंसाफ तक महदूद नहीं रही थी। प्रीति की सादगी, उसकी मां वाली मोहब्बत और आंचल के लिए उसकी कुर्बानी अभिषेक के दिल को छू गई थी। वो अब हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगे थे। जब प्रीति आंचल को गोद में लेकर नरमी से लोरी गाती, जब वो डर के बावजूद कोर्ट में सच बोलने की हिम्मत जुटाती, या जब वो अभिषेक की बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराती, तो अभिषेक का दिल बेख्तियार हो जाता। उन्हें एहसास हो चुका था ये सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि मोहब्बत है। लेकिन अभिषेक के लिए ये मान लेना और कहना आसान नहीं था। एक नज्म और जब्त वाला पुलिस अफसर जिसने हमेशा जज्बात को ड्यूटी के पीछे रखा हो, वो कैसे अपने दिल की बात किसी बेवा औरत से कहे। कई बार वो सोचते कि प्रीति से अकेले में बात करें, लेकिन हर बार उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। उन्हें डर था कि कहीं प्रीति उनके जज्बे को गलत ना समझ ले, कहीं उसे लगे कि वो उसके दुख का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन दिल तो दिल होता है, वो कहाँ रुकने वाला था। उसी बेचैनी में एक रात अभिषेक ने अपने बंगले में तन्हा बैठकर एक खत लिख डाला, प्रीति मैं नहीं जानता कि ये कहना सही है या नहीं, लेकिन मेरे दिल को अब खामोश रहना नहीं आता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम्हारी आंखों में सिर्फ दर्द और मजबूरी देखी, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा प्यार दिखने लगा आंचल के लिए और शायद मेरे लिए भी। प्रीति मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। ये मोहब्बत किसी कमजोरी या हमदर्दी से नहीं बल्कि मेरे दिल की सच्चाई से पैदा हुई है। अभिषेक ने खत के आखिर में लिखा, प्रीति मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही। मैं तुम पर कोई बोझ डालना नहीं चाहता। अगर तुम मेरे प्यार को कबूल कर सको तो मैं वादा करता हूं तुम्हें और आंचल को जिंदगी भर खुश रखूंगा। और अगर तुम्हारा जवाब ना है तब भी मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगी। खत को बंद करके अभिषेक ने लिफाफे में रखा और संजय के हाथों प्रीति को भिजवा दिया। संजय जब लिफाफा देने पहुंचा तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, प्रीति ये साहब ने तुम्हारे लिए भेजा है, ध्यान से पढ़ना। प्रीति ने लिफाफा थामा मगर उसका दिल उलझ रहा था। आंचल को सुलाने के बाद उसने खामोशी से लिफाफा खोला और खत पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज जैसे उसके दिल के अंदर उतर गया। आंखें भीग गई, दिल जैसे हल्के हल्के कांपने लगा। क्या वाकई अभिषेक जैसे ईमानदार, मजबूत, इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे शख्स, क्या वो मुझसे प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था कि इस जैसे शख्स के दिल में उसके लिए मोहब्बत हो सकती है। लेकिन साथ ही एक डर भी था। वो खुद को अभिषेक के लायक नहीं समझती थी। उसने खत को सीने से लगाया और गहरी सोच में डूब गई। अगले दिन फिर से कोर्ट रूम का दरवाजा खुला। जज देवेंद्र कुमार अपनी कुर्सी पर मौजूद थे। प्रीति, अभिषेक शेख और अनुपम एक तरफ, जबकि हरीश और कुशन अपने वकील श्रीकांत जोशी के साथ दूसरी तरफ खड़े थे। इस बार अनुपम पूरी तैयारी के साथ आए थे।
उनके पास सबसे अहम गवाह था रमेश्वर चाचा, जो उस दिन खुद मौजूद थे जब हरीश और कुशन ने प्रीति को धमकाया था। उसके अलावा सुनील वर्मा ने शराब के धंधे के सबूत, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स जमा की थी, जो अभिषेक ने अदालत में पेश की। अनुपम ने अपना मौकफ पेश किया। माननीय जज साहब, मेरी मुवकिला प्रीति को उसके हक से महरूम करने के लिए हरीश और कुशन ने न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकियां दी। अनुपम ने दलीलें मुकम्मल करते हुए कहा, माननीय जज साहब, हमारे गवाह रमेश्वर चाचा उस दिन मौके पर मौजूद थे जब प्रीति को जबरदस्ती कागजात पर अंगूठा लगवाया गया, और हमने ये भी साबित किया है कि हरीश और कुशन गैर कानूनी शराब के धंधों में शामिल हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठता है। रमेश और चाचा ने अदालत में पूरी साफगोई से गवाही दी और बताया कि कैसे हरीश ने प्रीति को डरा धमका कर जबरदस्ती अंगूठा लगवाया था। उनकी गवाही ने कोर्ट रूम में सनसनी मचा दी। श्रीकांत जोशी ने रमेश्वर की गवाही को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। कई घंटों की बहस, सबूत और गवाहियों के बाद आखिरकार जज देवेंद्र कुमार ने अपना फैसला सुनाया। ये अदालत मानती है कि प्रीति के साथ धोखाधड़ी और जबरदस्ती हुई। हरीश और कुशन ने गैरकानूनी तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। इसीलिए अदालत हुक्म देती है कि प्रीति को उसके शौहर की पूरी जायदाद वापस दी जाए। साथ ही हरीश और कुशन को गैर कानूनी शराब के धंधे और जान से मारने की धमकी देने जैसे जुर्म पर मुकदमा दर्ज करके सजा दी जाए। अदालत में एक पल को सन्नाटा छा गया। प्रीति की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बहने लगे। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों से हौसला दिया। पुलिस ने हरीश और कुशन को हथकड़ियां पहनाई और कोर्ट रूम से बाहर ले गई। उधर शहर के वीरेंद्र सिंह राव की कुर्सी अब हिलने लगी थी। सच्चाई की चट्टान ने उसके घमंड की दीवारें हिला दी थी। अदालत से बाहर आते ही प्रीति ने अभिषेक के सामने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने जो कुछ मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी और आंचल की पूरी जिंदगी आपकी वजह से बदल गई। अभिषेक ने नरमी से जवाब दिया, प्रीति, ये तुम्हारी हिम्मत की जीत है। मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। प्रीति ने एक पल रुककर कहा, साहब, मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ी थी। अभिषेक का दिल जोर से धड़क उठा। प्रीति ने धीरे से कहा, मैं खुद को आपके लायक नहीं समझती, लेकिन आप जैसे इंसान की बीवी बनना किसी नेमत से कम नहीं। अभिषेक ने नरमी से उसकी तरफ देखा और कहा, प्रीति, तुम्हारा दिल, तुम्हारी हिम्मत तुम्हें हर इज्जत के काबिल बनाते हैं। बस इतना बता दो, क्या तुम मेरे साथ अपनी और आंचल की नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो? प्रीति की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ साहब, मैं मान गई। कुछ महीने बाद मधुपुर के एक छोटे से मंदिर में सादगी से अभिषेक और प्रीति की शादी हो गई। आंचल अपनी मां के आसपास फूलों से सजी डोली के गिर्द हंसती खेलती घूमती रही। वक्त गुजरा और एक दिन उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आया, उनका बेटा आरो। प्रीति अब सिर्फ अपनी जमीन की मालिक नहीं थी, बल्कि एक खुशहाल, मोहब्बत भरा और महफूज घर भी उसका था। अभिषेक ने अपनी वर्दी की इज्जत के साथ अपने वादे को भी सच कर दिखाया। संगीत